हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक हमने शुरू कर रखा है। इसकी 3 वीडियो पहले डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चौथा पार्ट डाल रहे हैं जो सीईटी मेंस के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। सीईटी मेंस का एग्ज़ाम अभी होना है, 30,000 से ज़्यादा वैकेंसी आनी है, तो इस हिसाब से काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो आपको कंपटीशन में बने रहने के लिए इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत आपदा शब्द को परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो इसमें धारा के तहत परिभाषित किया गया। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, धारा 3, धारा 2D, धारा 8 और धारा 46। देखो भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 2D। आपदा शब्द की डेफिनेशन धारा 2D के हिसाब से दी गई है। ठीक है, अब इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे धारा 3 है तो धारा 3 जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसका जो निर्माण हुआ है वो धारा 3 के तहत हुआ है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो निर्माण हुआ है वो धारा 3 के हिसाब से हुआ है। ठीक है, उसके बाद आती है धारा 8। तो धारा 8 नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो गठन हुआ है वो धारा 8 के तहत हुआ है। फिर आती है धारा 46। धारा 46, जो धारा 46 है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जब बना था तो उसमें एक प्रतिक्रिया कोष बनाया गया था, आपदा प्रतिक्रिया कोष। तो उसका गठन जो हुआ था वो धारा 46 के तहत हुआ था। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 2D। धारा 3, धारा 8 और धारा 46 का मैंने बता ही दिया, इनको अच्छी तरह याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण का गठन अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया था? देखो भाई, इसमें दे दिया धारा 3, धारा 6, धारा 8 और धारा 44। तो इसका राइट आंसर जैसे हमने पहले बताया था कि धारा 3 के तहत ND नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक और धारा आ गई, धारा 6। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भाई, धारा 6। तो धारा 6 के तहत क्या किया गया था? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इसकी शक्तियाँ मतलब पावर्स और कार्य मतलब ड्यूटीज, इनको मेंशन किया गया, इनको बताया गया, इनको परिभाषित किया गया। यानी कि इसकी कार्य और शक्तियों को किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्य तथा शक्तियों को परिभाषित किया गया धारा 6 के तहत। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि धारा 8 तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है, इसका गठन धारा 8 के तहत होता है और इसका हेड कौन होता है? केंद्रीय गृह सचिव। केंद्रीय गृह सचिव जो होता है इसका हेड होता है भाई। धारा 44, अब आती है धारा 44। तो धारा 44 2005 में इसका गठन हुआ था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। उसी टाइम NDRF एक विशेष सुरक्षा बल बनाया गया था, NDRF नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फोर्स। ठीक है, इसका गठन हुआ था। उसका गठन धारा 44 के तहत किया गया था, ये याद रखना। 2005 में जो NDRF बनी थी उसका गठन 2000 धारा 44 के तहत हुआ था। NEC नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन धारा 8 के तहत हुआ था, जिसका हेड होता है केंद्रीय गृह सचिव। धारा 6 के तहत NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शक्तियां तथा ड्यूटीज़ का वर्णन किया गया है और धारा 3 के तहत इसका निर्माण हुआ था। तो ये धारा 3 को अच्छी तरह याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नोडल मंत्रालय किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन दे रखे, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय को बनाया गया था।
अब बाकी जो मंत्रालय बच गई है, जैसे पर्यावरण मंत्रालय आ गया, बी पर्यावरण मंत्रालय, ये तो ये किसके लिए नोडल मंत्रालय होता है भाई? पर्यावरण मंत्रालय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, दो कई तरह के डिजास्टर आपदाएं आती हैं भाई। जैसे कि इसमें अगर हमारे पास प्राकृतिक आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा बोले तो बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, इस तरह की, तो उसके लिए नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय होता है। लेकिन अगर हमारे पास रासायनिक आपदा आ गई, रासायनिक आपदा जैसे कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ठीक है, तो वो एक रासायनिक आपदा थी। अभी 2020 में एलजी पॉलीमर की कंपनी में एक गैस का रिसाव हुआ था, वो रासायनिक आपदा। तो इस तरह की आपदा के लिए नोडल मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय बनाया जाता है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय, जब हमारे पास जैविक आपदाएं आ जाती हैं तो नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय को बनाया। जैविक आपदाएं जैसे जैसे कोविड-19 के टाइम पर कोरोना वायरस आया था, तो ये जैविक आपदा थी। जैसे इबोला आ गया था, या और भी वायरस से जो महामारियां फैलती, जैसे प्लेग फैला था, तो ऐसी महामारियों के दौरान, ऐसी आपदाओं के दौरान अगर किसी को नोडल मंत्रालय बनाया जाता है तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय को बनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय, बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए जो नोडल मंत्रालय होता है वो रक्षा मंत्रालय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी, अगले क्वेश्चन में कहता है यदि कोई व्यक्ति राहत पाने का झूठा दावा करता है तो उसे किस धारा के तहत दंडित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखो, धारा 51, धारा 52, धारा 46, धारा 44, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52, धारा 52। इसका मतलब क्या है? जैसे कि कोई डिजास्टर हो गया, कोई आपदा आ गई, जैसे कि ओलावृष्टि आ गई मान लीजिए, और इस दौरान फसलों का नुकसान हो गया, तो किसी की फसल का नुकसान नहीं हुआ और उसने झूठा दावा कर दिया कि मेरी फसल का नुकसान हुआ है, तो उस केस में धारा के तहत दंडित किया जाता है। और दंड क्या मिलता है? जुर्माना रख दिया जाता है और 2 साल तक की सज़ा हो जाती है। 2 साल तक की सज़ा हो जाती है और कुछ जुर्माना रख दिया जाता है। अब और बाकी धाराएं इनके बारे में देखो। धारा 51 का मतलब क्या है? धारा 51 का मतलब है कि कोई अधिकारी है और उसकी राष्ट्र आपदा में ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन उसके काम में अगर कोई दखल अंदाजी देता है तो उसको पनिश करने के लिए धारा 51 लगाई जाती है। धारा 46, जैसे अभी हमने पढ़ा था धारा 46 के बारे में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जब निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, उस टाइम राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का भी गठन हुआ था, और उस प्रतिक्रिया कोष का गठन धारा 46 के तहत हुआ था। धारा 44 एनडीआरएफ का गठन, जो नेशनल डिजास्टर मैनेज एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है, उसका जो गठन हुआ था वो धारा 44 के तहत हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 भी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा परमो धर्म, आपदा सेवा सदैव, सुरक्षा और सेवा सर्वदा शक्तिशाली। तो एनडीआरएफ जो है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है, इसका जो आदर्श वाक्य वो आपदा सेवा सदैव है, और इसका गठन कब हुआ था? 2005 में। कौन सी धारा के तहत? धारा 44 के तहत, ये याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? देखो भाई, इसकी डिटेल बता देता हूँ, फिर आप ही इसका आंसर लगा देना। जैसे चक्र CWC है, CWC, इसका मतलब होता है सेंट्रल वाटर कमीशन, और ये क्या देखता है? देश में जितनी भी बाढ़ आती हैं, जैसे बांध टूट गया, ज़्यादा बारिश के कारण बाढ़ आ जाती हैं, तो उसको देखने का काम होता है CWC का, केंद्रीय CWC, ठीक है। इसके बाद आता है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका काम होता है देश में बारिश के बारे में प्रिडिक्ट करना, जानकारी देना, सूचनाएं देना, यानी कि बारिश से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको देखने का काम होता है IMD का, नेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का।
अब अगले में आता है NEC। NEC क्या होता है? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह सचिव। तो ये बात सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, केंद्रीय गृह सचिव इसका हेड होता है, ये बात सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। सी। अब इसमें देखो, CWC क्या करता है? बाढ़ की चेतावनी देता है, लेकिन इसमें दे दिया चक्रवात की चेतावनी, तो ये गलत। IMD क्या करता है? चक्रवात की चेतावनी देता है और बारिश की चेतावनी देता है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें दे रखा आपदा मित्र। आपदा मित्र ये कहता है पुलिस विभाग की योजना। नहीं, ये पुलिस विभाग की योजना नहीं है। ये जो योजना है ये भारत सरकार की योजना है, ताकि आपदा के वक्त लोगों को रिलीफ पहुंचाया जा सके और सही जानकारी दी जा सके, इसलिए आपदा मित्र ये जो सिस्टम है ये चलाया गया है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कहता है हवा की गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, एनेमोमीटर, सीस्मोग्राफ और हाइड्रोग्राफ। देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनेमोमीटर। ठीक है, बाकी जो मीटर हैं, हवा की गति मापना है उसका मतलब है एनेमोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर, इसका काम क्या है? वायुदाब मापी है भैया, वायुदाब मापी। इसका काम क्या है? हवा की गति। सीस्मोग्राफ भूकंप का मापन होता है। भूकंप। हाइग्रोमीटर, ये काफी इंपोर्टेंट है, हवा में नमी की मात्रा को मापता है। ये हवा में नमी, आर्द्रता, हवा में नमी की मात्रा को मापता है। नमी बोले तो आर्द्रता, यानी कि हवा में जो आर्द्रता होती है, उसको मापता है ये हाइग्रोमीटर। तो बैरोमीटर हवा का दाब का माप करता है, एनीमोमीटर हवा की गति का माप करता है, सीस्मोग्राफ भूकंप का माप करता है, हाइग्रोमीटर हवा में नमी की मात्रा को मापता है या आर्द्रता को मापता है। तो ये थे कुछ डिवाइस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है भाई? अगले क्वेश्चन में कहता है आपदा प्रबंधन में GIS का पूर्ण रूप क्या है? जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम, जर्नल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये होता क्या है GIS? GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके तहत आपदा प्रभावित इलाकों, संभावित इलाकों का मैप बनाया जाता है और उस मैप के आधार पर आपदा आने पर योजना बनाई जाती है, आपदा आने से पहले, कि इस मैप पर यहाँ यहाँ आपदा आ सकती है, इस प्रकार की आ सकती है, उसका मैप बनाया जाता है और फिर योजना बनाने में इसका सहयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। काम क्या करता है ये? आपदा प्रभावित इलाकों या संभावित इलाकों का मैप बनाता है, ताकि आपदा आने पर प्रभावी तरीके से उन लोगों को रिलीफ पहुंचाया जा सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है बादल फटने की तकनीक की परिभाषा क्या है? 24 घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश, 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश, लगातार 3 दिन बारिश, ओलावृष्टि के साथ बारिश। देखो, बादल फटने का मतलब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बादल फटने की संभावना होती है, उसको कहते हैं। जैसे ये क्या होता है, जैसे 30 से 40 किलोमीटर के एरिए में, रेडियस के एरिए में अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में बादल फट गया। और ये ज़्यादातर घटनाएं पहाड़ी क्षेत्र में होती हैं, पहाड़ी क्षेत्र में होती हैं ये घटनाएं ज़्यादातर,
जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन क्षेत्र में बादल फटने की खबरें आती हैं, तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल, सीस्मोग्राफ, सोनार, रडार। तो इसका भूकंप तरंगों को मापने के लिए जो डिवाइस है उसको सीस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। और ये 3 तरह की तरंगों को मापता है। एक तो होती हैं पी वेव्स, एक होती हैं एस वेव्स, और एक होती हैं एल वेव्स, ठीक है। पी वेव्स होती है प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड एल वेव्स। एल वेव्स का मतलब लव वेव्स भी कह देते हैं इनको। तो पी वेव्स क्या होती है? प्राइमरी वेव्स। ये सबसे पहले सिस्मोग्राफ तक पहुंचती हैं भाई पी वेव्स। जो भूकंप आने से पहले या भूकंप जब आता है तो उसके केंद्र से सिस्मोग्राफ तक सबसे पहले जो वेव्स पहुंचती है उसको कहते हैं पी वेव्स। और ये तीनों स्थितियों में चल सकती हैं। ये ठोस में भी चल सकती हैं, ये गैस में भी चल सकती हैं, और ये तरल में भी चल सकती हैं, ठीक है। इनकी गति ध्वनि की गति के बराबर होती है। उसके बाद आती हैं सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। ये सिर्फ ठोस ठोस में चल सकती हैं। और जो पी वेव्स होती हैं इनमें सबसे कम नुकसान होता है भाई, ठीक है। सबसे कम नुकसान किस में होता है? जब पी वेव्स लेवल चलती हैं भूकंप के दौरान, उस दौरान सबसे कम नुकसान होता है। सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं, ये वेव्स सिर्फ ठोस में चल सकती हैं। ये हवा की ध्वनि की गति से थोड़ी धीमी होती है, यानी पी वेव्स से थोड़ी धीमी होती हैं। और दूसरे नंबर पर ये सिस्मोग्राफ तक पहुंचती हैं। इनमें क्षति ज़्यादा होती है, जैसे बिल्डिंगों का हिलना वगैरह जो होता है वो एस वेव्स के दौरान होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉन्ग वेव्स, ठीक है। लॉन्ग वेव्स या लव वेव्स भी कह देते हैं इनको, लार्ज स्केल वेव्स भी कह देते हैं इनको। तो ये जो होती हैं ये सबसे भयानक होती हैं। ये सतह पर चलती हैं, सिर्फ सतह पर। ये इस तरह काम करते हैं जैसे पानी में पत्थर डालते हैं तो चारों तरफ वेव्स फैलती है ना, इसी तरह सेंटर से ये इसी तरह चलती हैं। और ये इमारतों को नहीं हिलाती, इमारतों की नींव तक को हिला देती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होता है एल वेव्स के दौरान, ठीक है। तो ये थी सिस्मोग्राफ पर 3 तरह की वेव जो नोट की जाती हैं। अब इसके अलावा जो दे रखे हैं वो रिएक्टर स्केल क्या होता है? ये रिएक्टर स्केल डिवाइस है। और सीस्मोग्राफ एक ये मान लो कि टेक्निक है या एक टेक्नोलॉजी है रिएक्टर स्केल में, जो इन वेव्स को कैच करती हैं या इन वेव्स के बारे में बताती हैं। उसके बाद आता है सोनार। सोनार क्या होता है? जैसे समुद्र में, जैसे ये मान लेते हैं समुद्र में, और समुद्र में कोई जहाज़ है, ठीक है। समुद्र में कोई जहाज़ है, तो समुद्र के अंदर पड़ी हुई वस्तुओं को या चलती हुई वस्तुओं को टारगेट करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है, जो डिवाइस होता है, वो इन जहाज़ों में सोनार सिस्टम लगा हुआ होता है। सोनार सिस्टम का मुख्य काम होता है कि समुद्र के अंदर वस्तुओं को ढूंढना या खोजना या उनका पता लगाना। रडार क्या होता है? हवा के अंदर चलते हुए ऑब्जेक्ट्स को इंटरसेप्ट करना, ऑब्जेक्ट्स का पता लगाना रडार सिस्टम का काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शीत लहर के दौरान शरीर के तापमान में खतरनाक गिरावट को क्या कहा जाता है? हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्ट बाइट, हीट स्ट्रोक। देखो भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथर्मिया। कोल्ड वेव्स यानी शीत लहर जो अभी चल रही हैं, इसमें क्या होता है कि 35 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी का। 35 डिग्री से कम हो जाता है, उस स्थिति को कहते हैं हाइपोथर्मिया, ठीक है। और ये शीत लहर के दौरान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आकाशीय बिजली से बचने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है?
पेड़ों के नीचे, खुली जगह में लेट जाना, एक बंद धातु की कार, बिजली के खंभे के पास। तो देखो भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बंद धातु की कार। जैसे कोई कार होती है हमारे पास, ठीक है, ये मान लेते हैं ये कोई कार है हमारे पास। अब ये जो कार है ये बंद धातु की कार है, तो इसमें क्या होता है कि अगर ऊपर से बिजली पड़ती है तो वो बिजली डायरेक्ट ज़मीन में चली जाती है, और ये कार फैराडे केज की तरह कार्य करती है। तो बिजली जो पड़ती है वो कार पे ना पड़ के ज़मीन में चली जाती है, इसलिए ये सबसे सुरक्षित है। ये किस तरह काम करती है? फैराडे केज की तरह, ठीक है। तो इनमें सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? कार होती है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? हरियाणा में समोग मुख्य रूप से किन दो चीज़ों का मिश्रण है? धुआं और कोहरा, धूल और हवा, बारिश और धुआं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखो भाई, हरियाणा में क्या होता है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है वो पराली जलाने के कारण होता है। पराली, पराली क्या होता है? धान से बचा हुआ फूस होता है जिसको जलाया जाता है, ठीक है। तो सर्दियों में क्या होता है ज़्यादातर कि पराली प्लस पोल्यूशन व्हीकल्स का, और प्लस फोग। फोग का मतलब क्या होता है? धुंध, जिसको हम हिंदी में और क्या कहते हैं? धुंध, क्या कहते हैं धुंध को? हाँ, धुंध टाइप का कुछ। तो पराली जलाने से और व्हीकल्स के प्रदूषण से पोल्यूशन हो जाता है, प्लस में ये धुंध जो आती है, ये इन दोनों को मिला देने से स्मोग बन जाता है भाई। और स्मोग सांस लेने में भी दिक्कत करता है और विजिबिलिटी भी कम हो जाता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले चल रहा था। तो ये सिस्टम होता है, स्मोग कहते हैं धुआं और धुंध के आपस में जब मिल जाता है, कोहरा, जिसको कोहरा कहते हैं, धुआं और कोहरा जब आपस में मिल जाता है तो उसको कहते हैं स्मोग, ये होता है स्मोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भूसंकलन का प्रमुख मानव निर्मित कारण क्या है? भारी वर्षा, वनों की कटाई और वैज्ञानिक निर्माण, भूकंप, गुरुत्वाकर्षण। देखो भाई, भूसंकलन क्या होता है? जैसे कि पहाड़ टाइप का कोई क्षेत्र है या ऊंचाई का कोई क्षेत्र है, ये कोई पहाड़ टाइप, और इस पर पेड़ लगे हुए हैं या नहीं भी लगे हुए हैं, और ये मैदान है, तो इसका कोई हिस्सा दरख्त के नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाता है खिसक, इसको कहते हैं भूसंकलन। डिफो भूसंकलन कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होता है कि जब तक पेड़ लगे हुए होते हैं तो उनकी जड़ें नीचे तक होती हैं ज़मीन में। जैसे ये कोई पेड़ है तो इसकी जड़ें, और इसने मिट्टी को बांध रखा है, पकड़ रखा है। लेकिन अगर ये काट दिया जाता है और जड़ें मिट जाती हैं तो वो पकड़ कमज़ोर हो जाती है, और कमज़ोर होने से ये मिट्टी नीचे की तरफ खिसक जाती है। तो इसको कहते हैं भूसंकलन, लैंडस्लाइड। और इसका कारण क्या होता है? डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वनों की कटाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समन का उदाहरण? अब देखो, इनमें क्या होता है? समन, कौन सी गतिविधि समन का उदाहरण है? समन का उदाहरण है, एक तो होता है समन, समन, और एक होता है प्रतिक्रिया, ठीक है। तो समन क्या होता है? कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से पहले जो बचाव कार्य या जो किया जाता है उसको समन कहते हैं, और प्राकृतिक आपदा आने के बाद जो बचाव कार्य किया जाता है उसको प्रतिक्रिया कहते हैं। तो इसमें देखो, भूकंप आने के बाद मलबा हटाना, मतलब ये प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया है। बाढ़ के बाद भोजन बांटना,
ये डिजास्टर के बाद हो रहा है तो ये प्रतिक्रिया है। भूकंप रोधी भवन बनाना, ये क्या होता है, भूकंप आने से पहले बनाए जाते हैं ताकि भूकंप से बचाव किया जा सके। तो ये क्या होगी, समन क्रिया होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समन। घायलों को अस्पताल भेजना, ये नेशनल डिजास्टर आने के बाद की प्रक्रिया है, तो ये किस में आ जाएगी, प्रतिक्रिया में आ जाएगी। तो जो चीज़ डिजास्टर आने के बाद या प्राकृतिक आपदा आने के बाद जो किया जाता है उसको प्रतिक्रिया कहते हैं, और उससे पहले जो किया जाता है उसको समन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर भाई, राइट आंसर 16 सितंबर। ठीक है, अब इसमें देखा 5 जून, 5 जून को क्या मनाया जाता है भाई, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इनको याद कर लेना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहता है ट्राइएज का संबंध आपदा प्रबंधन में किससे है। ऑप्शन दे रखे हैं, मलबे को हटाने से, भोजन वितरण करने से, घायलों को उनकी गंभीरता के आधार पर छांटने से, और टेंट लगाने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घायलों को उनकी गंभीरता के आधार पर छांटने से। होता क्या है, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसमें बहुत ज़्यादा घायल लोग हैं, ठीक है, और डॉक्टर एक ही है, तो इस केस में क्या होता है कि पहले उन लोगों का उपचार किया जाता है जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। तो इसमें क्या होता है, उनको टैग बांधे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले लाल टैग बांधा जाता है, जो सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से घायल लोगों को बांधा जाता है, जिनको उपचार की इमीडिएट ज़रूरत है। उसके बाद पीला टैग बांधा जाता है। ये पीला टैग उन लोगों को बांधा जाता है जिनको अभी थोड़ा रुक के उपचार दिया जा सकता है। उसके बाद हरा टैग बांधा जाता है। हरा टैग किसको बांधा जाता है, जिनको कोई मामूली सी चोट आ जाती है, उनको हरा टैग बांधे। और उसके बाद काला टैग बांधा जाता है। काला टैग किनको बांधा जाता है, जिनकी डेथ हो चुकी होती है, जो कैजुअलिटी हो चुकी होती है, उनको काला टैग बांधा जाता है। तो घायलों की गंभीरता के आधार पर ये टैग लगा के जो छटनी की जाती है उसको ट्राइएज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें क्या कहता है, महामारी और सर्वव्यापी महामारी में क्या अंतर है। महामारी एपिडेमिक और पेंडेमिक, ठीक है। देखो भाई, इसमें किसी बड़े क्षेत्र में जो फैल जाती है जो महामारी, उसको कहते हैं सर्वव्यापी महामारी या पेंडेमिक। जैसे कोविड-19 था, ये पूरे महाद्वीप पे या पूरे विश्व में फैला हुआ था, तो इसको पेंडेमिक का नाम दे दिया गया। लेकिन प्लेग था, वो सिर्फ भारत में ही फैला था, उसको एपिडेमिक का नाम दे दिया गया। यानी किसी छोटे क्षेत्र में फैली हुई बीमारी को एपिडेमिक कहते हैं, और किसी बड़े क्षेत्र में या पूरे महाद्वीप पे या पूरे विश्व में फैली हुई बीमारी को पेंडेमिक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हम महामारी बड़ी हो तो पेंडेमिक छोटी होती है। महामारी एक क्षेत्र देश में होती है, पेंडेमिक विश्वव्यापी होती है। दोनों समान है। पेंडेमिक जानवरों में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महामारी एक देश में होती है और पेंडेमिक पूरे विश्व में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहता है बाढ़ के बाद सबसे अधिक फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, श्वसन संबंधी जल जनित रोग जैसे हैजा, टाइफाइड, हड्डियों की बीमारियां, मानसिक रोग। तो बाढ़ में तो भाई क्या होता है, पानी फैल जाता है, और पानी जब ज़्यादा दिन तक जमा रह जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाज और ये जो मॉस्किटोज होते हैं ये पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारी होने की संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर है जल जनित रोग, हैजा या टाइफाइड। चलिए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड जो है में केंद्र और राज्य सरकार श्रेणी में राज्यों के बीच धन का अनुपात क्या है। जैसे स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है, ये कह रहा है इसमें केंद्र का कितना हिस्सा होता है, राज्यों का कितना होता है। तो इसमें दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। एक तो मैदानी इलाके हैं जिसमें ज़्यादातर सामान्य इलाके हैं या सामान्य राज्य हैं, और एक पहाड़ी राज्य हैं,
ठीक है। जो सामान्य राज्य हैं उनमें रेशियो है 75/25, यानी 75% तो सेंटर देगा और 25% स्टेट देगा इस रिलीफ फंड में, ठीक है। और जो पहाड़ी राज्य हैं इनमें 90 और 10 का रेशियो बना रखा है, यानी कि 90% तो सेंटर देगा और 10% स्टेट देगा, ठीक है। जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इसमें हरियाणा भी होगा, तो हरियाणा में कौन सा लागू होगा? 75/25, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75/25, ठीक है। ये थे कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, आगे भी काफ़ी वीडियो डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी तैयारी को बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, जॉब ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।